नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। कैबिनेट दिस वीक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों का आम और खास के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आज सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की, जिसको लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के संबंध में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पंचायती राज को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की मियाद को और बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5,911 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के माध्यम से 2,78,000 रूरल लोकल बॉडीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी, मदद मिलेगी। इस योजना में 60% बजट की बढ़ोतरी की गई है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकारों की ओर से 2,211 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ग्रामीण विकास को लेकर मंत्रिमंडल ने जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, उसके क्या मायने हैं और उसका क्या असर ग्रामीण विकास की दृष्टि से होगा, इसको समझेंगे। हम बात करेंगे पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार जी से। उनसे जानने आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, खासतौर से ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर, इसे आप कैसे देखते हैं और इसका क्या असर होगा? तो जैसे कि आपने बताया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये जो पिछले 4 वर्ष में चल रही थी जी, उसको हम फिर से अगले 4 वर्ष के लिए लेकर जा रहे हैं। और ये जो फाइनेंस कमीशन का जो समय सीमा है 15वें वित्त आयोग का, उसके साथ ये चलेगा 2026 तक, 2022 से 2026 तक इसको हम चलाएंगे। और इन 4 वर्षों में समुदाय 5,900 करोड़ की व्यवस्था है। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में करीब 32 लाख हैं जी, और उनके साथ काम करने वाले विभिन्न और भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि SHG ग्रुप्स हैं, आंगनवाड़ी कर्मी हैं, और भी शिक्षा वाले हैं, चाहे वाटर सप्लाई, इन सभी की ट्रेनिंग जो है वो हम प्रायः 2 बार जो है करीब उनको 2-3 बार देते हैं। एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं और एक बार पूरा नया ट्रेनिंग देते हैं। करीब लास्ट टाइम जब 4 वर्षों में हमने करीब 1.5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दिया, तो इस बार भी हमारी ये है कोशिश है कि इस बार भी हम करीब इन सारे लोगों को नई ट्रेनिंग दे, रिफ्रेशर ट्रेनिंग दे। और ये जो ट्रेनिंग जो है जी, आपको बिकॉज भारत सरकार की जितनी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जितने भी विभागों के करीब 24 विभागों के, आप शिक्षा का लें, स्वास्थ्य का लें, ड्रिंकिंग वाटर का लें, चाहे आप सोशल सेफ्टी नेट्स का लें, या आप पर्यावरण का लें, तो भारत सरकार की जितनी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो सारे पंचायतों में, पंचायतों के द्वारा और पंचायतों के कोऑपरेशन से ही इम्प्लीमेंट होती है। तो ये जरूरी है कि जब ये सारी स्कीम जब पंचायतों में जा रही हैं, तो उनका जो वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए और उनकी सारे कार्यक्रमों के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तभी ये सारे लोगों को मिलाकर इन सारे कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर हम ठीक से पहुंचा पाएंगे और जो प्रति व्यक्ति जिनको लाभ पहुंचना चाहिए उसका हम लाभ दिलवा पाएंगे। तो ये परिकल्पना ये चंद्रशेखर जी, ये भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की जो भूमिका है वो खासी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर तौर पे केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्यों में ही इसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होना है। तो राज्यों की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं इसके आर्थिक पक्ष की बात करूं, क्या इसकी जितनी भी व्यय राशि है उसका खर्चा केवल केंद्र सरकार उठाएगी या राज्यों की भी इसमें भागीदारी है?
नहीं, आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया। इसमें जो हमारा नीति है, करीब 60% भाग केंद्र सरकार का होता है और जो मेन स्टेट में 40% भाग राज्यों का होता है। लेकिन जो हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो 90% केंद्र सरकार का और बाकी 10% राज्य सरकारों को होता है, और यूनियन टेरिटरी में तो पूरा ही केंद्र सरकार का ही होता है। लेकिन राज्य सरकारों की भूमिका बहुत ज़्यादा इसलिए है कि जो पंचायत के हैं, जो उनके पंचायत में जो कार्यरत लोग हैं, वो सारे राज्य सरकार की तरफ से आते हैं, और जो सारी जो संरचनाएं हैं, सारे जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और हर एक स्टेट में एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स हैं, वो भी राज्य सरकारों द्वारा उनकी व्यवस्था की जाती है। अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की मदद से डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए हैं, तो उनपे भी राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम है। तो राज्य सरकारों की भूमिका बराबर है इसमें, और हमारी यह है कि उनको हम पॉलिसीगत, नीतिगत और आर्थिक सहायता हम देते हैं, और उनको हम टेक्निकल सहयोग भी बहुत देते हैं। जी चंद्रशेखर जी, जाहिर तौर पे कि पंचायत स्तर पर गांव का विकास हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए लगातार कोशिश कर रही है इस बात को कि आम आदमी जो है, जो पंचायत के स्तर पर है, वो कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो, आत्मनिर्भर बने। इस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, खासतौर से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जब मैं बात कर रहा हूं? तो जैसे कि संबोधित है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि हर एक काम में टेक्नोलॉजी का, डिजिटल का पूरा यूज हो, और जो लास्ट माइल तक सीधा संवाद पहुंचे। तो इस बार हम थोड़ा सा इसको काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर रहे हैं, और हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उनकी मदद ले रहे हैं, जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। और इसमें जो पहले तो हम ये करेंगे कि इनकी जो ये जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की मदद से ट्रेनिंग नीड्स एक असेसमेंट होता है, उसका हम असेस कराएंगे किस तरह की ट्रेनिंग लोगों को अगले 5 साल के लिए चाहिए, और वो ट्रेनिंग का जो कंटेंट है, फिर उसको कंटेंट को हम कैसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी जो आगे या भी है और आगे आने वाली है, उन टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज कर पाएंगे, वर्चुअल रियलिटी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या पूरा वेब का माध्यम हो, और या तो जैसे भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर हम लास्ट माइल तक पहुंचेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूरा वो जो फिजिकल है, जो वहाँ पे लोग कार्यरत है, उनकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। चंद्रशेखर जी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पिछले 4 साल से ये चल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका असर जमीनी स्तर पर क्या हुआ है, तो कुछ योजनाओं का हमें आप उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि किस तरह से बदलाव आ रहा है विकास की दृष्टि से, आम इंसान जो है, आम नागरिक जो है, उसके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है? तो पिछले जो 4 साल में ये कार्यक्रम चला, उसमें करीब भारत सरकार ने करीब 2400 करोड़ रुपए दिए, और अगर आप राज्य सरकार को मिला लेंगे तो करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो इन सारे समुदाय को लेकर करीब हम लोगों ने 1,36,00,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, और करीब 9,000 पंचायत घरों को के कंस्ट्रक्शन का काम में मदद दी है, और करीब 25,000 कंप्यूटरों की भी व्यवस्था की है। बहुत जगह CSC की, इंटरनेट की भी व्यवस्था की गई है, बहुत सारे एक्सपोजर विजिट्स की भी व्यवस्था की गई है। और एक चीज जो सबसे बड़ी हुई है कि अब पंचायतों की जो प्लानिंग होने लगी है, हर एक करीब 2.5 लाख पंचायत इन 4 वर्षों में ये जो RGSA के ट्रेनिंग की मदद लेकर जो जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, उनकी अब पंचायत स्तर पर लोगों के जो लोगों के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से लेकर वो ग्राम से अप्रूव करके एक GPDP होती है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो बनने लग गई है। और 2.5 लाख पंचायतों को हम अब अपलोड कर रहे हैं, पोर्टल पे अपलोडेड है, कोई भी उसको देख सकता है। ये एक पहला अचीवमेंट है। दूसरा है कि अब पंचायत लेवल पे जो भी कारोबार, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जितने बिलों का भुगतान हो रहा है, वो अब PFMS के माध्यम से हो रहा है, और करीब 2 लाख पंचायत ऑलरेडी PFMS पे आ गए हैं, और करीब 70,000 करोड़ रुपये का जो व्यय है वो PFMS पे हो रहा है। तो ये हम पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग का और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का नतीजा है। और अब सारे पंचायतों में ऑडिट की भी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है, 1 लाख पंचायतों का हो गया है। इसके अलावा जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है, और वो ठीक समय पर लोगों के पास पहुंचे, उसकी भी काफ़ी मैंने इम्प्रूवमेंट हुई है। जी चंद्रशेखर जी, एक अगर मैं पंचायतों की बात करूं, जाहिर तौर पे केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती है, उसका लक्ष्य ये रहता है कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जो सरकार की योजना का लाभ है, जो सरकार की योजना है, वो उस व्यक्ति तक पहुंचे, उसका लाभ उस व्यक्ति को मिले। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप
उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन तमाम तरह की अनियमितताएं भी अलग अलग राज्यों में उभर के सामने आती हैं। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे और आम आदमी को पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ मिले, इस दृष्टि से क्या कदम उठाए गए हैं या क्या उठाए जा रहे हैं? तो ये सब प्रॉब्लम कुछ कुछ जरूर है। जी। इसके लिए जरूरी कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्लानिंग से शुरू होती है। तो प्लानिंग के स्तर पर, फिर जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उस स्तर पर, और जब उसका मॉनिटरिंग हो रहा है, तो इन तीनों स्तर पर लोगों का पार्टिसिपेशन रहे, लोगों को सारी सूचनाएं मिली और ग्राम सभा में ये सारी बातें लोगों को पता चले। तो इसके लिए ही हम ये सारे चीज जो है, ये प्लानिंग का हो, ऑडिट रिपोर्ट हो, और जो पेमेंट हो रहा है वो पीएफएमएस पे हो रहा है, ये सारी चीजें अब पोर्टल पे उपलब्ध अभी भी है और आगे और तरीके से हम उपलब्ध कराने जाएंगे। और अब हमारी कोशिश ये है कि जो हम अब एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो हमारे 9 थीमों पे हम काम कर रहे हैं और भारत सरकार के करीब 24 मंत्रालयों के साथ मिलकर हम चाह रहे हैं कि पूरी डाटा जो है वो डाटा जीपीडीपी पर दिखे, तो लोगों को सारा चीज वो आगे दिखने लगेगा, कितना पैसा किस कार्यक्रम में आ रहा है और पंचायत में उस क्या खर्च भी हुए हैं और क्या असेट बने हैं। तो हमारी अब कोशिश ये है कि अगले 1 साल में इस पे हम पूरा कार्य करें और इस पे हम लोग हमारे सचिव और भारत सरकार के करीब 24 और सचिवों ने करीब इस पे ज्वाइंट एडवाइजरी भी इस पे निकाली है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे लेकर भी बढ़ाएंगे कि कैसे सारी डाटाएं जो हैं वो जीपीडीपी पे भारत सरकार की जो डाटा विभिन्न मंत्रालय की हैं वो इस पे दिखने शुरू करें। तो हमारी इस पे कार्य जारी है और हमें लगता है कि अगले 6-7 महीने में इस पे काफी हमें सफलता मिलेगी सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट करने में। जी चंद्रशेखर जी, आपने सतत विकास लक्ष्य की बात की। जाहिर तौर पे अगले 4 साल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया होगा। जो आप 9 बिंदुओं की बात आप कर रहे हैं कि सरकार ने ये 9 क्षेत्र चिन्हित किए हैं सतत विकास की दृष्टि से, ये कौन से मंत्रालय इसमें शामिल हैं और ये सतत विकास का जो लक्ष्य है उससे तात्पर्य क्या है? एक आम आदमी अगर समझना चाहे किस तरह से सरकार उस पर काम कर रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूएन की एक था और उसमें भारत उनका एक सिग्नेटरी है 2016 में, और करीब 17 एसडीजी गोल हैं जिसको हम प्रतिबद्ध हैं कि 2030 तक हम अचीव कर लें। कि जैसे कि कुछ गोल हमारे हैं कि सारे गांव पोवर्टी मुक्त हो जाएं, सारे गांव में हेल्थ की सुविधाएं हों, शिक्षा की सुविधाएं हों, बच्चों के जो वेलफेयर हैं उनकी सुविधाएं हों, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं हों, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में पहुँचे, लोगों की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए, और जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की व्यवस्था की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की जाए। तो ये सारे जो हम 8-9 थीम है, ये 9 थीम जो है ये सारे पे कार्य करना है। एक्चुअली जो भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, उससे अब सबको हमें एक मिलकर कार्य करना है, एक सैचुरेशन मॉडल में जाना है कि हम जो गांव में काम करें वो उस गांव में वो काम पूरा करके आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि गांव में अगर 50 लोगों के लिए किया और बाकी 10 लोगों को छोड़ दिया, तो वो नहीं करना है, बल्कि सैचुरेशन मॉडल में हमें चलना है और लास्ट माइल तक, अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है। और इस क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी का जितना सहयोग कर सकें उतना हमें लेना है। तो आम आदमी के लिए बात ये होगी कि जो भारत सरकार के और राज्य सरकारों के जितने भी प्रगतिशील कार्यक्रम हैं, जितने भी आपके जो सोशल वेलफेयर कार्यक्रम हैं, वो अगले 4-5 सालों में लोगों तक पूरी पहुंचनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी क्या पहुंच है। तो ये सारी चीज, और लोगों का कोऑपरेशन सारा होना चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन कार्यक्रम होनी चाहिए। जी जन भागीदारी की बात आपने कही। जाहिर तौर पे सरकार ने योजना बनाई, सरकार पैसा भी खूब सारा आवंटित करती है अपने अलग अलग मंत्रालयों की दृष्टि से, लेकिन जनता की भागीदारी, उससे क्या तात्पर्य है आपका? जनता की भागीदारी का तात्पर्य ये है कि ये जो 70% जनता हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और उनके विकास के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के सारे कार्यक्रम हम जा रहे हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए शिक्षा का क्या बजट है, उनको पता होना चाहिए कि उनके आंगनवाड़ी का क्या कार्यक्रम है, उनको पता होना चाहिए कि उनके वाटर सप्लाई का क्या कार्यक्रम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए क्या कार्यक्रम है। तो वो जब उनको हम ये सारे विभाग के अधिकारियों को इकट्ठे करके उनको हम बता पाएंगे, और ये ग्राम सभा को हमें थोड़ी वाइब्रेंट करने की जरूरत है कि ग्राम सभा जो हो, ये सारे विभाग के लोग भी ग्राम सभा में आए और अपने कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी दें और लोगों से भी सलाह लें कि ये जो कार्यक्रम को इम्प्लीमेंटेशन ऐसे चल रहा है, हम और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो हम असेट बना रहे हैं उस असेट की आगे कैसे अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो सकती है,
उसमें लोगों की जन भागीदारी कैसे हो सकती है और लोग उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोगों की भी कंट्रीब्यूशन, सारा काम सरकार करे ऐसा संभव नहीं है, तो लोगों की भी कंट्रीब्यूशन, तो लोग अगर लोग हम शुरू से ही बताएंगे तो लोग निश्चय ही लोगों की कंट्रीब्यूशन उस कार्यक्रम में बढ़ेगी। जी चंद्रशेखर जी, सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात है और बेहतर सर्विस डिलीवरी की बात है। ये तीन मुद्दे और हैं। सामाजिक न्याय, अगर हम पंचायतों की बात कर रहे हैं तो उसमें सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है और बेहतर सर्विस डिलीवरी, इससे क्या आशय है, क्या संकेत है इसका? ये सारे जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये सारे हमारे जो एसडीजी के हैं, जो 9 थीम के हैं, जो हम जिसको अब लोकलाइज पंचायत स्तर पर करना चाह रहे हैं। सामाजिक न्याय का सीधा मतलब ये है कि गांव में जो लास्ट माइल पे जो व्यक्ति है, जो उसको उसकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, पढ़ाई की हो, स्वास्थ्य की हो और जो मूलभूत संरचनाएं की सुविधा हो, उसके जो जीवन की जो लाइवलीहुड की सुविधाएं हो, बिल्कुल उसको मिलनी चाहिए। और एक सर्विस डिलीवरी की बात आपने उठाई, हम लोगों पंचायती राज ने एक सिटीजन चार्टर एक लाया है, जिसमें कि अब तक करीब 20 राज्यों ने उस पर समझौता कर लिया है कि वो गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति को विभिन्न तरह के सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, डेथ सर्टिफिकेट हुआ, या और भी जितने लाइक अपने क्लीनिनेस की सुविधाएं हैं, आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल है, और जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों को डोर स्टेप तक डिलीवर कराएंगे। और उसके लिए जो भी यूजर फीस बनता है, वो लोगों से कैसे उसका माध्यम किया जाए उसका व्यवस्था करेंगे। तो ये अब टाइम आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ कहें कि लोगों के एस्पिरेशन लेवल काफ़ी बढ़ रही हैं, तो पंचायत को जरूरी है कि पंचायत को सुदृढ़ किया जाए, पंचायत में जो कार्यक्रम है लोगों उनको इसकी जानकारी दी जाए और लोगों को तक ये सुविधाएं पहुंच पाएं। तो इस पे ऑलरेडी स्टेट ने समझौता कर रखा है। जी, जाहिर तौर पे पंचायत व्यवस्था मजबूत हो, इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है। पंचायतों को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, मंत्रालय के स्तर पे भी तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। पंचायतें मजबूत हों, इस दृष्टि से आपका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है? और तो इसमें हम अब जैसे कि प्रधानमंत्री जी का एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है, और भारत सरकार के करीब 24 मंत्रालयों के जो जैसे कि मैंने 9 थीम पे पढ़ा, उनके बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री को हो, हेल्थ मिनिस्ट्री को हो, सोशल जस्टिस के हो, ड्रिंकिंग वाटर के हो, आपके जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के हो, सोशल जस्टिस के हो। तो ये अब हम इनके साथ कंटिन्यूस हम इनके साथ ज्वाइंट मीटिंग कर रहे हैं और इनकी ज्वाइंट एडवाइजरी हमारे निकल रही है। और अभी हम एक आइकॉनिक वीक का जो पालन कर रहे हैं अभी 7 दिन, तो इसमें हम हर एक विभाग के लोगों को बुलाकर और जो हमारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनके तक संवाद पहुंचा रहे हैं। और ये केवल केंद्र स्तर पर ही सीमित नहीं रहेगी, ये अब हम राज्य स्तर पर भी लेकर जा रहे हैं। और राज्य स्तर में भी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की हम बात करें कि वहाँ भी जितने विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, वो भी मिलकर पूरा पंचायतों तक अपने कार्यक्रमों को एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच में पहुंचाएं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान है उससे हमारी पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी, जो वहाँ के नागरिक हैं उनको भी फायदा होगा। आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जी फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी, और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कोयला अधिनियम को लेकर मंत्रिमंडल में क्या फैसला हुआ। आर्थिक क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का क्या है नया लक्ष्य? ये बजट कोई एक साल का नहीं, ये बजट जो है आधारशिला जो है, जो नींव रखी गई है इस बजट के द्वारा, वो अगले 25 सालों के लिए नींव रखी गई है। Budget documents are perceived to be the roadmap for the future, but here what I have found that there may be a map, but there is no road. We went in for a budget which would stand for continuity, which will be bringing in stability to the economy and predictability in taxation, and also a vision for India at 100. देखना ना भूलिएगा संसद टीवी पर शनिवार सुबह 9 बजे संसद संवाद। मी नवनीत रवी राणा लोकसभाची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने परमेश्वरास स्मरून
शपथ घेते की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकातेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते मी नेकीने पार पाडीन. ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत अधिकृत भूमि के उपयोग के लिए नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और एनर्जी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्थापना के लिए गैर खनन योग्य भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति उन भूमियों के इस्तेमाल के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा प्रदान करती है जो कोयला खनन गतिविधियों के लिए उपयुक्त या आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दे दी। इस बदलाव से कोयला और ऊर्जा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्थापना के लिए गैर खनन योग्य भूमि का उपयोग करना संभव होगा। इससे अनुपयुक्त भूमि का उपयोग सुविधाजनक होगा, तो दूसरी तरफ कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और आपको बता दें कि कोयला खनन भूमि के इस्तेमाल की नई नीति से क्या लाभ होगा, इसका क्या प्रभाव होगा। दरअसल फैसले में मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत अधिकृत भूमि के उपयोग के लिए जो नीति है उसको मंजूरी दे दी है। इस नीति के क्या मायने हैं और इसे समझना भी बेहद जरूरी है। इस बदलाव से दरअसल कोयला और ऊर्जा से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्थापना के लिए गैर खनन योग्य भूमि का उपयोग करना संभव होगा। इससे अनुपयुक्त भूमि का उपयोग सुविधाजनक होगा, तो दूसरी तरफ कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार का सृजन बढ़ने की भी संभावना है। जाहिर है कोयला क्षेत्र को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है उससे दो तरफा लाभ होंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और कोयले के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी और बढ़ेंगी और इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और रोजगार पर पड़ेगा। जाहिर तौर पर ये दोनों फैसले जो मंत्रिमंडल के हैं वो खासे अहम हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।